हेलो सीए इंटर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आयो मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। तो मेरा नाम है बच्चों राहुल उटानी और मैं आप लोगों को सीए इंटर के अंदर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझाने आया हूं, पढ़ाने आया हूं और आपको रियल लाइफ में कैसे उसको यूज करना है उस पर भी बात करने आया हूं। जी हाँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो बाकी सब्जेक्ट से बहुत अलग है। भाई बाकी सीए के सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, लॉ मतलब बिजनेस लॉ, आपका टैक्सेशन, आपने ऑडिट पढ़ा, ये सारे सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हैं वो कोर सीए वाले सब्जेक्ट हैं जिसको आप रियल लाइफ में रिलेट करोगे तो एज अ करियर बिल्ड करने में यूज करोगे। बट ये एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है विच इज नॉट ओनली इन द पार्ट ऑफ सीए करिकुलम, ये आपका एमबीए में भी यूज आता है और ये हर बिजनेसमैन को सेल्फ एम्प्लॉयड से स्टार्टअप बनाने में हेल्प करता है। सर क्या बोल रहे हो, क्या 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 बातें कर रहे हो? हम यहां पर सीए बनने के लिए पेपर नंबर 6 जो है उसमें 100 में से 100 मार्क्स की तैयारी करने के लिए आए हैं। ये क्या क्या पढ़ा रहे हो आप, क्या बातें करे जा रहे हो? ये हम यहां पे बिजनेस नहीं खोलने आए हैं सर। आप ये बताओ हमारा ये सब्जेक्ट कैसे नंबर ला सकता है? बेटा ये सब्जेक्ट नंबर नहीं, ये सब्जेक्ट तेरे बड़े बड़े इंटरव्यूज क्रैक कराने में हेल्प करेगा। ये तेरा सब्जेक्ट जो है तेरे को एक अलग सी करियर अपॉर्चुनिटी बनाने में हेल्प करेगा। ये सब्जेक्ट तेरे को स्टॉक मार्केट की दुनिया से थोड़ा वाकिफ कराएगा और ये सब्जेक्ट तेरे को धंधे में या बिजनेस के अंदर में कैसे पैसा चलता है, कैसे को पैसे को यूज करना होता है, ये वो सिखाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी उसी की तरह बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है कि बिजनेस बिल्ड करते टाइम पे क्या राइट स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे बड़े बड़े बिजनेस बिल्ड होते हैं। अडानी जी ने, अंबानी जी ने या फिर जो बड़े बड़े वॉलमार्ट्स ने बिजनेस बिल्ड किया है वो क्या स्ट्रैटेजी यूज करके बिल्ड किया है बिजनेस। ये सब चीजें हम इस सब्जेक्ट में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और उसको अगर एक बार समझ लिया या पढ़ लिया, मैं बोल सकता हूं कि ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर तुमने अपनी रियल लाइफ में फॉलो किया ना तुम पक्का अमीर हो जाओगे। यस बेटा, मतलब सीए बने या ना बने बट ये सब्जेक्ट को अगर सही से समझ लिया तो तुम पैसा बहुत कमाने वाले हो। ये बात मैं लिख कर दे सकता हूं। मैंने भी जब से पैसा कमाने का सोचा है और ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो मुझे भी बहुत ज्यादा हेल्प लगी है इस सब्जेक्ट से और मैं भी अपने करियर में बहुत ज्यादा शेप कर पाया हूं बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सब्जेक्ट, फिर बात करेंगे मैं क्यों भाई, क्यों मुझसे पढ़ने में तुमको फायदा होने वाला है या मैं किस तरीके से तुमको पढ़ाने वाला हूं उस पर बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, देखो तुम लोगों ने देखा होगा ना कि जो लोग बिजनेसमैन बोलते हैं अपने आप को, अपने पापा वगैरह से पूछिए, आपके चाचा होंगे, कजन होंगे जो अपना दुकान खोल के बैठे होंगे, वो अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं। बट ये बिजनेसमैन नहीं होते, ये कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। क्यों? कह रहे भाई साहब सुनो मेरी बात, मेरे पापा से पूछ लो कि पापा एक काम करोगे क्या, पापा एक काम करोगे क्या, 2 हफ्ते के लिए आप आपकी टीम को ही काम दो और आप मेरे साथ चलो, हम कोई और चीज एक्सप्लोर करके आते हैं। मैंने बोला छुट्टी नहीं पापा, कुछ एक्सप्लोर करके आते हैं जिससे ग्रो करेंगे। पापा बोलेंगे नहीं, मैंने अगर दुकान छोड़ दी तो मेरा धंधा गिर जाएगा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे चलूं। फिर मैंने बोला पापा एक दुकान क्यों खोल रखी है पापा, आपकी 10-15 दुकानें तो होनी चाहिए थी। कब तक? ये 30 साल 40 साल तक एक दुकान चलाओगे? मेरे पापा भी यही कैटेगरी के भाई। उन्होंने पंचर लगाने से अपना काम शुरू किया था, फिर अपना गैराज बनाया, उसमें काफी सब कुछ करने लग गए। आज के टाइम में अब अच्छा खासा काम कर रहा है बट उस दुकान से बड़ा कुछ नहीं कर पाए, वो दुकान पे ही सीमित है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को पापा से वो लग रहा है कि अरे पापा बस आपने इतना किया। मेरे पापा ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, उन्होंने 18 घंटे काम किया। मैं बहुत थैंकफुल हूं उनके लिए, बहुत बहुत थैंकफुल हूं। उनकी मेहनत को देखकर ही शायद मैं आज मेहनत कर पा रहा हूं। उनकी पढ़ाई हुई सीखी हुई चीजें जो हैं, जो उन्होंने हमें सिखाई है, उसी की वजह से हम आगे बढ़ पाए हैं लाइफ में। यस, तो बट मैं पापा को देखकर ये चीज समझ गया कि मेरे पापा जो हैं इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने स्मार्ट हैं, इतने हार्डवर्किंग हैं, फिर भी वो एक शॉप क्यों खोल के बैठे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर में क्या नहीं पढ़ा? एफएमएसएम नहीं पढ़ा या उनको कोई समझाने वाला नहीं था इसकी नॉलेज।
क्योंकि अगर पापा ने शॉप खोली होती तो वो एक डीमार्ट या डीकैथलॉन भी बना सकते थे। भाई समझो, एक किराने की दुकान के अंदर में क्या मिलता है? साबुन, तेल, है ना, थोड़ा थोड़ा राशन वाशन का सामान। यस, एक बड़ी बड़ी किराने की शॉप में। बट वो किराने की शॉप को अगर डीमार्ट बोल दूं ना, तो ये भी एक किराने की शॉप है। कभी पता है डीमार्ट, विशाल, मेगा मार्ट, इसमें गए हो, क्या मिलता है? किराने का ही सामान मिलता है। अच्छा, थोड़ा बहुत कपड़े भी डाल देते हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी किराने की स्टोर है। बट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अरे सर, ये बहुत बड़ी होती है। नहीं, इतनी बड़ी बड़ी किराने की स्टोर भी हो सकती हैं जितनी बड़ी ये होती हैं। नहीं नहीं सर, ये बहुत बहुत बड़ी होती है। अरे और भी तो कुछ डिफरेंस होगा। क्या इसका ऑनर कभी देखा है तुमने यहां बैठा हुआ? नहीं देखा। क्या इसकी एक ही दुकान है? नहीं सर, ये तो इंडिया के कोने कोने के अंदर फैला हुआ है। यस, कैसे, क्या हो रहा है यहां पर? और इतना पैसा कैसे आया है एक इंसान के पास? ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खोलता है भाई डीमार्ट, जहां जाएगा वहां तहलका मचा देगा। मतलब जितना बड़ा मॉल होता है उतनी बड़ी इसकी दुकान होती है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे कोई खोल सकता है? कहां से लाते हैं इतना पैसा? भाई इस दुकान को खोलने के लिए, मतलब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, चलाने के लिए, ऐसी प्राइम लोकेशन पर होती है ना कि 100-150 करोड़ की तो बिल्डिंग है। कहां से लाते हैं पैसा? इतनी जल्दी कमाई तो होगी नहीं यहां से। तो कुछ तो है डिफरेंस। ये आप एफएम में सीखोगे और एसएम में सीखोगे। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं बड़े बड़े बिजनेस बड़ा होने के लिए? फर्स्ट थिंग, ये चलाना सबको आता है। पापा को आता है, मेरे चाचा को आता है, बहुत सारे लोगों को आता है, आपने देखा है। बट यहां से यहां का सफर काफी फ्यू लोग कर पाते हैं और वही रिच क्लास में एंटर भी कर पाते हैं। यस, ये बात सत्य है कि बिजनेसमैन जो है ना, 90% पीपल जो अमीर हुए हैं वो बिजनेसमैन बनकर हुए हैं। 10% लोग जो हैं वो जॉब के थ्रू से अमीर हुए हैं। मैं आपको इस बात को गारंटी से बोल सकता हूं। ऐसा नहीं, अरे सर 10% भी कहां, एम्प्लॉय कौन सा अमीर होता है? हुआ है सुंदर पिचाई, भाई हुआ है। ही इज अ रिच मैन फ्रॉम द जॉब ओनली। आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड, वो इंटेल में जॉब करता था। वो बोला कि मेरा बॉस के पास में गोल्फ कोर्स है और वो भी जॉब करके कमाता है। मैंने उसको चैलेंज किया था, उसने बोला नहीं भाई होते हैं अमीर, बट बहुत कम है कैटेगरी इस चीज की। बिजनेस से बहुत अमीर होना पॉसिबल है। आई होप तुम और मैं यहां बैठे हैं, है ना, तो हम लोग अमीर होना चाहते हैं और बहुत अमीर होना चाहते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा तुमसे शायद हो सकता है आज के टाइम में अमीर हूं, मेरे पास में अपनी सहूलियत के लिए सब है ना, होता ना कि भगवान का दिया सब है, घर है, गाड़ी है, यस, अच्छा फोन है, अच्छे घर वाले हैं, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, ज्वेलरी है, सब कुछ है ना, अपना हुआ, अपना बनाया हुआ। यस, बट अभी मेरे को क्या चाहिए? मेरे को फिल्दी रिच होना है। फिल्दी रिच समझते हो ना, गंदे वाला अमीर, मेरे को वो होने का है। तो ये सब्जेक्ट मुझे बनाएगा। यस, समझ में आया? आपको भी अगर ये होना है तो आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। सर बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, ऐसा क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर में? और सर आप हमारे क्वेश्चंस का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? हम लोग चैट में कुछ कुछ आपसे पूछ रहे हैं, क्या ये वीडियो रिकॉर्डेड है? हाँ मालिक, ये वीडियो रिकॉर्डेड है। आपकी नेक्स्ट क्लास से डेली जो क्लास है वो 3 घंटे की लाइव चलेगी सुबह 8 से 11। आज मैं नहीं ले पा रहा हूं, उसके कुछ रीजंस थे। एक तो मुझे लग रहा था कि इसको रिकॉर्डिंग देने में ज्यादा मजा आएगा तो मैंने इसको रिकॉर्डिंग दिया। कुछ और सर्टेन रीजंस थे जिसकी वजह से मैं पहली क्लास एंड ओनली पहली क्लास मेरी रिकॉर्डिंग आ रही है, बाकी सब लाइव चलने वाला है। यस, हो सकता है एक आधी क्लास बीच में कभी कभार आ जाए, बट 90% टाइम्स, 99% टाइम्स आपकी क्लास क्या होने वाली है जी? लाइव होने वाली है। ओके, यस, ठीक है बेटा, 3-3 घंटे की क्लास होगी। मैंने टाइम गैप भी बढ़ा लिया क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को तुमको प्यार से प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि बच्चों को हमेशा मुझसे एक दिक्कत रहती थी, सर आप मैथ्स पढ़ाते हो, हमें शक्ल में ये 2+5 करा हुआ रास्ते में कहीं दिख नहीं रहा होता है। सर हमें नहीं समझ में आता ये प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ में एक्चुअली में हमारा क्या ही भला कर देगी, उसके बिना भी मैं अपना काम चला सकता हूं। ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं जबकि वो प्रैक्टिकल चीजें हैं। हाँ, मुझसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछोगे तो मैं भी बोल दूंगा मुझे नहीं पता बालिक, मुझे नहीं पता कि सीए की जर्नी में कितना हेल्प करेगा। थोड़ा बहुत एक फॉर्मूला वगैरह यूज आता है कॉस्ट के अंदर में, बट ज्यादा नहीं पता मालिक, इतना मैं नहीं कर सकता। मैं थोड़ा बहुत आपको उसको प्रैक्टिकली रिलेट करने की कोशिश करता था। बट ये पूरा सब्जेक्ट एफएम और एसएम, ये शुरू से सांस जब लेगा और जब तक ये अंत करेगा सांस अपनी, ये सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिकल वर्ल्ड से ही रिलेट करता रहेगा। ओके, अच्छा, अभी अपन बात करते हैं
आपने एक स्टार्टअप चालू किया है, एकदम मस्त स्टार्टअप चालू किया, ठीक है, ओके, यस, मैं एकदम पूरा पहले प्रैक्टिकली लाइफ से इसको रिलेट करता हूं, फिर मैं आपको मैं क्यों ये बताऊंगा, और ये सीए एज अ करियर में कैसे हेल्प करता है और आपकी लाइफ में कैसे हेल्प करता है ये बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। आज मैं सिर्फ बात करूंगा एफएम के बारे में, ठीक है। एसएम हम थोड़े दिनों में शुरू करेंगे, तब मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको डिटेल में दूंगा, ठीक है। अभी एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, दो नाव में पैर रखेंगे तो पेन हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर हम बात करने लगे हैं। देखो अब समझो, अभी अपन ने जो स्टार्टअप वाला आइडिया सोचा ना, स्टार्टअप मतलब सबसे पहले हम दुकान खोलते हैं, है ना भाई, ऑनलाइन दुकान, ऑफलाइन दुकान। अभी दुकान तो खुलेगी, दुकान तो खुलेगी। मैंने जैसे एक स्टार्टअप किया, मेरे भाई और मेरा था, मतलब मेरा कजन ब्रदर है, मेरे ताऊ जी का बेटा और मेरा, ठीक है। हमने एक बिजनेस शुरू किया आर्मर क्रिकेट के नाम से। क्या नाम शुरू किया? आर्मर क्रिकेट, ओके। ये क्या करते थे हम लोग यहाँ पर, मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुका है, वो ऑस्ट्रेलिया रहता है, तो हम लोग क्या करते थे, इंडिया से, बढ़िया स्टार्टअप है, इंडिया से यहाँ से सामान खरीदते थे, कुछ कुछ है ना, बड़े बड़े ब्रांड का, एसएस, एसजी, है ना, एसएफ, और कुछ कुछ जो है हम लोग क्या करते थे, खुद का उन्हीं टाइप के वेंडर से प्रोडक्शन करवाते थे और अपना बिल्ड किया था, नाम आर्मर क्रिकेट के नाम से। मैं आपको ये रीसेंट बिजनेस बता रहा हूँ मेरा, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर में हम लोग एक्सपोर्ट करते थे ऑस्ट्रेलिया सामान, ऑस्ट्रेलिया रहता है वो, और वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सामान को बेचता था, ठीक है। अब हमने ये बिजनेस क्यों शुरू किया था? ऑब्वियसली उसका क्रिकेट में इंटरेस्ट था, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, और मेरा धंधे में इंटरेस्ट था, हमें पैसा कमाना था, ठीक है ना। तो अब उसके लिए हमें क्या लगा, बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या लगा, सबसे पहले बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप जाओगे, सामान खरीदोगे, क्या लगा, देखो सामान खरीदोगे तभी तो बेचोगे, तभी तो आगे भेजोगे। तो मुझे क्या लगा, मुझे कैपिटल लगा, है ना, मुझे पैसा लगा, पैसा, है ना। और जो ये कैपिटल लगा, तो स्टार्टिंग में तो मैं किसी को बोलूंगा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तुमसे मुझे कोई पैसा नहीं देगा, ना मुझे बैंक पैसा देने वाला है, बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जल्दी से कोई पैसा नहीं देता, ठीक है। और ना मैं किसी, क्या नाम है, जो होता है ना इन्वेस्टर, उससे पैसा उठा सकता हूं। तो पैसा कहां से लाऊंगा, या तो मेरी खुद की सेविंग्स आएगा, या मेरे घर वाले थोड़े अच्छी कैटेगरी के अमीर इंसान हुए तो वो मुझे पैसा दे देंगे, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट कौन कर सकते हैं? जिसके पास थोड़ा पैसा हो, या जिसके घर वालों के पास पैसा हो, वही धंधा चालू कर सकता है। यस बेटा, ओके। सो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? मान लो मेरे पास थोड़ी सी सेविंग्स है, मैंने उससे बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने बोला देखो भाई सुनो मेरी बात, उसका नाम है गोपेश। मैंने कहा गोपेश भाई सुनो मेरी बात, अपने पास पड़ा है 10 लाख रुपया, आपके पास कितना पड़ा है? कह रहा है मेरे पास में पड़ा है 30 लाख रुपया। मैंने कहा पूरा पैसा डालते हैं अपन, ठीक है, अपन पार्टनरशिप करते हैं 60-40 की। कह रहे अबे मैंने ज़्यादा डाला, मैं रखूँ। मैंने कहा भाई स्किल सेट भी तो है तेरे भाई के पास, तेरे भाई के पास भी स्किल सेट तो है, उसको भी तो यूज़ करेगा, उसकी भी तो वैल्यू कर, पूरा बराबर बराबर बांटी। हमने एकदम एग्री कर लिया भाई, तेरा 60 मेरा 40, ठीक है। हमने ऐसे तोड़ के पार्टनरशिप करी और पैसा डाल के धंधा चालू किया, ठीक है। अब बिजनेस चालू किया, बिजनेस में क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम जाएंगे, ठीक है। अब मुझे आर्मर क्रिकेट के लिए क्या करना है? बैट बनाने, सबसे पहले ग्लव्स बनवाने हैं, पैड बनवाना है, सब कुछ लेना है। अब कुछ कुछ आपको अपनी खुद के पास भी मशीनरी रखनी होती है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, प्रोक्यूरमेंट करूंगा कुछ सामान का, यस, या मैं कुछ मैन्युफैक्चर कराऊंगा, है ना। फिर मेरा पंगा एक था शिपिंग कराना, है ना, शिपिंग में बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहती है, मैं ये करवाऊंगा। और कुछ मशीन्स भी बाय करनी थी हमें, जैसे होता है कि वहां पे नॉकिंग की मशीन्स होती है, जिसने क्रिकेट खेला होगा ना, ऐसे नहीं होता बैट एकदम चालू हो गया, आया दे दनादन छक्के मारते, नहीं, उसमें क्या उसको नॉक करके उसको पहले एकदम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है, फिर जाके वो बैट चालू होता है। एकदम पूरी अलग साइंस चलती है उसके पीछे, ठीक है। कहाँ पे ज्यादा नॉकिंग करनी है, कहाँ कम करनी है, वो पूरा बैलेंस चलता है। बैट को वेट वगैरह कराना होता है, बैट के पीछे अलग साइंस है भाई, पूरा बहुत लाइक पूरा अलग ही चलता है वहाँ पे, ठीक है, ओके। तो हमने मशीन वगैरह खरीदी, ठीक है, कुछ इसके लिए, ओके, कुछ रिपेयरमेंट के लिए मशीन वगैरह खरीदी, तो ये सब हमने सामान वामान खरीद लिया, ओके। अब इसके लिए सबसे पहले क्या लगा? फाइनेंस लगा, ओके। सबसे पहले क्या लगा स्टार्टिंग में? मेरा फाइनेंस लगा। अब जब ये सामान खरीदा, ठीक है, कौन सी मशीन मेरे लिए बेस्ट है? अलग अलग टाइप की मशीन थी, कुछ 10 साल चलने वाली थी, कुछ 5 साल चलने वाली थी, कुछ 4 साल चलने वाली थी, अलग अलग टाइप की मशीन थी।
है ना, उसके लिए देखना है। शिपिंग के लिए अलग अलग टाइप की शिपिंग वेज थे, मैं एयर से कराना चाहता हूँ, मैं शिप से कराना चाहता हूँ, शिप के अंदर कौन से वाले शिप से कराना है, बड़े वाली शिप का अलग रेट है, छोटे वाली शिप का अलग रेट है, टाइम पहुंचने का अलग अलग है उनका। मैन्युफैक्चरर्स कैसे लेने हैं, अलग अलग क्लास के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, है ना भाई। जैसे मैं कपड़ा लत्ता पहनता हूँ, नाइकी का भी कपड़ा आता है और नीको का भी कपड़ा आता है ना। मेरे को कपड़ा कौन सा लेना है वो मुझ पर डिपेंड करता है। तो सेम मुझे कौन से टाइप के ब्रांड को बिल्ड करना है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट, कौन से बड़े बड़े ब्रांड का कौन सा सामान खरीदना है भाई। बल्ला बैट जो है तुमको शौक लग जाएगा, 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए के भी बैट आते हैं और 3,000 रुपए के भी बैट शुरू होते हैं। मैं तुमको ढंग के बैट बता रहा हूँ, है ना। एकदम ना कश्मीर विल्लो, इंग्लिश विल्लो, वो शुरू हो जाती है तुम्हारी कश्मीर विल्लो लगभग 3-4 हज़ार से और इंग्लिश विल्लो लगभग 8-10 हज़ार से। और तुम्हारे जो बैट हैं उनकी कीमत कितनी जाती है भाई, 3-3 4-4 लाख रुपए तक जाती है। लोग खरीदते हैं भाई, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो सामान कौन सी कैटेगरी का खरीदना है, कितना कौन सा खरीदना है, सब सोचना पड़ेगा। अच्छा, अभी समझो मेरी बात। सबसे पहले क्या लगा मुझे, फंड्स को इकट्ठा करना है ना। यहां प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा है, फंड्स को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स करना पड़ेगा, है ना। स्टार्टिंग में धंधा क्या करना पड़ेगा भाई, धंधे में पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा जी, मुझे यूटिलाइज कैसे करना है। अभी स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस में बात करिए अपन ने, यूटिलाइज कैसे करना है बिजनेस में, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ओके, यस, समझ में आई बात, ठीक है। इसको हम एक और वर्ड से यूज करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजंस है ये मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है। बेसिकली क्या है, मेरे को फाइनेंस कहां से मिलेगा मैं उस पर बात कर रहूंगा इसके अंदर में, या मेरे को कहां से फाइनेंस लेना बेटर रहेगा उस पर बात करूंगा। और दूसरा क्या रहेगा, इन्वेस्ट कहां करना है मैं उस पर बात करूंगा, कि भाई धंधे में कौन सी जगह पे कितना इन्वेस्ट करना है, किसमें कितने पैसे की जरूरत है, मैं उस पर बात करूंगा। एक और तीसरा आएगा, है ना, बांटने से रिलेटेड, दैट इज डिविडेंड डिसीजन, उस पर भी बात करेंगे। बेसिकली पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बात इस पे करता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। कैसे तुमने फंड्स को इकट्ठा किया और कैसे तुमने उसको यूज किया, है ना, किसमें, बिजनेस में। अरे घर की बात नहीं कर रहे हैं, घर में कहां से पैसा लाएंगे, नौकरी धंधे से नहीं, और घर में कहां पे खर्चा करेंगे, नहीं, बिजनेस के ऊपर बात करेंगे, पूरा का पूरा बिजनेस पे बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा। बट सर ये तो भी दुकान की बात कर रहे हैं आप, आपने बोला था बिजनेस को बड़ा किया जाएगा, है ना। अब बिजनेस बड़ा होता है इसके बाद, जब तुमने ये एकदम ना शॉप चलानी सीख ली, फिर आता है अगला स्टेप, बिजनेस को बड़ा करना। भाई कोई भी अगर तुम स्टार्टअप देखोगे तो पहले उसको 1 या 2 जगह प्रूव करके दिखाना पड़ता है कि उसको धंधा चलाना आता है उस पर्टिकुलर जगह पर। फिर होता है बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, यस, बिजनेस को आपको एक्सपैंड किस तरीके से करना है, इन सब चीजों पे बात करी जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, सो अभी एफएम का अगर मैं बात करता हूं आपसे, अगर मैं एफएम एज अ सब्जेक्ट की बात करता हूं आपसे, तो अभी हमने क्या बोला, सबसे पहले हम क्या खोलते हैं, शॉप खोलते हैं। शॉप खोलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ फंड्स चाहिए होते हैं स्टार्टिंग में, और उनका मुझे यूटिलाइजेशन करना होता है। जब ये बात खत्म हो जाती है, यस, उसके बाद हम बिग बिजनेस बिल्ड करते हैं। अब बिग बिजनेस बिल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अभी तक तो हमारा खुद का पैसा लग रहा था और हम थोड़ा बहुत पैसा का यूटिलाइजेशन कर रहे थे। अभी तक मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है ना, अभी तक मतलब एकदम मैं लेमैन बिजनेस की तरह काम करता हूं, क्योंकि भाई क्या ही कमा रहा हूं मैं, 40-50 लाख रुपए का बिजनेस सर्कुलेट कर रहा हूं। उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा फाइनेंस की जरूरत भी नहीं है, और बहुत ज्यादा मुझे क्या बोलते हैं, फंड्स को कहां कितना पुट करना है उसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा ये एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज चल रहा होता है ना। फिर होता है हमारा बिग बिजनेस बिल्ड करना। इसमें होती है बहुत कैडी डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन गलत धंधे में बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकता है। मैं ट्रस्ट मी, है ना, देयर आर स्टार्टअप्स, उन्होंने गलत जगह फंड यूज कर लिया। मैं जैसे तुमको एक एजुकेशन रिलेटेड का स्टार्टअप बताता हूँ, मेरे आंखों के सामने वो स्टार्टअप खराब होते देखा मैंने। वेदांतु का नाम सुना आपने, है ना, वेदांतु वाज डूइंग वेरी गुड एक टाइम के अंदर में, मतलब उसने मचा रखा था पूरा। वेदांतु.com तुम सर्च करना, अच्छा खासा स्टार्टअप था, $1 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई थी, है ना, जब बायजूस की भी हुई थी, इसकी भी हुई थी। बायजूस ने भी वही गलती करी है, बट मैं वेदांतु की बात करता हूँ। उन्होंने किसको अपॉइंट कर लिया,
अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को, आमिर खान का एजुकेशन से क्या रिलेशन, करोड़ों रुपए उसको दे दिए, करोड़ों रुपए उसके ऊपर बर्बाद कर दिए, कोई रिलेशन नहीं है भाई, कोई भी रिलेशन है ही नहीं। तो क्या हुआ, उनका एक गलत डिसीजन उनकी वैल्यू को भी डाउन कर गया, उनके बिजनेस को भी डाउन कर गया। पहला चीज उन्होंने गलती कहां करी है, फंड्स को यूटिलाइज सही जगह नहीं किया है ना, अपनी एक स्ट्रैटेजी गलत बनाई, उस पर हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, बट उस हम एफएम के रूप में देखें तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स सही जगह नहीं था। उन्होंने बेसिकली अपना मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट ज्यादा कर दी, उनको इसकी नॉलेज नहीं थी कि भाई मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट का बजट कितना रखना है और उसमें कितना पैसा उड़ाना है। ठीक है, बाकी और जगह पे पैसा लगा ही नहीं पाए, बिकॉज सारा पैसा इन्होंने मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में घुसा के रख दिया। ठीक है, ओके, अच्छा, तो ये इनकी गलती हो गई। अच्छा, अब दूसरा रीजन, दूसरा सबसे बड़ा रीजन आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब कि आप पैसा कहाँ से लाए हो ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या बात करो, जहाँ सा पैसा मिल जाए है ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, हमें क्या टेंशन लेनी है इसके बारे में। ऊपर वाला जहाँ से पैसा देगा हम ऐसे हाथ करके मांगेंगे और ले लेंगे। सर पैसा मिलता कहाँ से, पहले ये तो समझो। अभी तक तो तुम अपना पैसा यूज कर रहे थे, बात ठीक है ना, सारे के सारे धंधे के हिस्से तुम्हारे है ना। सर हिस्से क्या होते हैं, है ना, हिस्से क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स, सुना है ना तुमने, बिजनेस में इक्विटी शेयर्स होते हैं, सब पढ़ के आए हो तुम है ना। शेयर्स मतलब हिस्सा, इक्विटी शेयर मतलब धंधे के अंदर में कितना किसका हिस्सा, वो समझाता है इक्विटी शेयर। ओके, क्लियर है भाई, ओके। तो कह रहे सारे इक्विटी शेयर तुम्हारे, अब तुम क्या करोगे, पैसा लेकर आना है, तुम क्या बोलोगे, मेरे बिजनेस में है ना, मेरे पास ऑप्शन है, मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मेरे पास में, मेरे को अब बिजनेस को बिग बिजनेस बनाना है, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, फंड्स को प्रोक्योर करना है। अब मैं कहाँ कहाँ से पैसा ला सकता हूँ, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, मैं जाऊंगा बैंक वाले भैया थोड़ा लोन दे दो, बैंक वाले भैया थोड़ा लोन दे दो, मैं डेट से पैसा उठाना चाहूंगा, या मैं सोचूंगा यार उधारी पे माल उठाना है, थोड़ा डिबेंचर इशू कर सकते हैं, कह रहे मैं डिबेंचर इशू करूंगा, या मैं बॉन्ड्स ले लूंगा। ये सब एक ही कैटेगरी के आ जाएगा ना, डेट्स ही है काइंड ऑफ। ठीक है, भाई उधारी पे पैसा उठाया है, तुमको इनको फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वही है ना, मतलब सारे एक कैटेगरी में क्यों डाले, क्योंकि सब में क्या देना है अपने को, एक्स्ट्रा के अंदर में है ना भाई, सबको सबसे जब पैसा लेते हैं तो हमने ये चीज सीए फाउंडेशन जो पढ़ाया है वो मैथमेटिक्स और फाइनेंस में भी सीख कर आया, या तुम लोगों ने कहीं पर भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था तो ये पढ़ा जरूर होगा कि अगर तुम किसी का पैसा लेते हो तो तुमको उसको इंटरेस्ट देना होता है। तो हमने इसको सेम कैटेगरी में रखा बिकॉज यहां पे तुमको इंटरेस्ट देना होता है। यस, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न में देना होता है, तो इसको हमने एक कैटेगरी में रखा। कह रहे सभी के अंदर में यही है भाई, तुमको इसको फिक्स पैसा देना होगा। अब ये टेंशन ब्रॉड करेगा कि यार उधारी चुकानी है, रात को चैन नहीं आ रही है, बाल सारे झड़ जाएंगे, दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी और एकदम टेंशन से भर जाओगे। भाई लिटरली बोल रहा हूँ, उधारी के साथ जो ये फिक्स इंटरेस्ट होता है ना, क्योंकि दिल को खाता है कि हे भगवान इस महीने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है, अगर मेरे धंधे से मुझे 2 लाख रुपए नहीं बचे तो मैं घर कैसे चलाऊंगा, 1 लाख तो वही खा जाएगा कल मुहा बैंक वाला, है ना, यही चलता रहता है दिमाग में। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है, कह रहा है ये बहुत दुखी करता है भाई, ये बहुत दुखी करता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, रिस्क है तो इश्क है, अडानी जी की तरह। अडानी जी ने दे डेट दे रखा है, क्यों, वो तुमको मैं सिखाऊंगा लेवरेज चैप्टर में, पहला चैप्टर शुरू करूंगा यहां से, ये लेवरेज चैप्टर में सिखाऊंगा। क्यों अडानी जी को डेट इतना पसंद है, क्यों उनको डेट से लगाव है, जबकि उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है वहां पर। यार क्यों दूं मैं इंटरेस्ट, मेरी कमाई हो या ना हो, बैंक वाला इंटरेस्ट लेकर जाएगा, और इंटरेस्ट कई बार नुकसान भी कराता है। भाई साहब बड़े बड़े धंधे का दिवाला निकल गया, कुछ लोग देश छोड़कर निकल गए इंटरेस्ट के चक्कर में, समझ रहे हो, इंडिया का दिवाला निकाल दिया इंटरेस्ट ने, कुछ कुछ बिजनेसमैन की वजह से, है ना, बैठे हैं आज यूरोप के अंदर में। यस, ठीक है, इंटरेस्ट तो समझ में आया सर, हाँ ठीक है, यहाँ से पैसा तो उठा सकते हैं, बट ये पैसा कब देगा, इसकी कंडीशन है हर किसी को डेट नहीं मिलता। तुम नई नई नौकरी चालू करोगे ना, बोलना अरे बैंक भैया थोड़ा डेट दे दो, नहीं देगा, बोलेगा ओ पहले जा 1 साल नौकरी करके ला, देखने दे तेरी सैलरी कितनी आ रही है, 3 महीने का स्टेटमेंट दियो फिर मैं दूंगा।
होम लोन लेने जाओगे 2 साल का स्टेटमेंट मांगे, कह रहा है भाई तू बता 2 साल से कितना कमा रहा, पहले कमाई वमाई है तभी होम लोन लियो, क्योंकि तेरे को 50,000 60,000 EMI देनी है। वो EMI का पैसा देख, तू पहले कमा भी रहा है नहीं कमा रहा है, क्योंकि मुझे फिक्स इंटरेस्ट चाहिए बाबा रे। कल को तू मना कर देगा, मेरे को दिक्कत हो जाएगी, मैं तेरे पास गुंडे भेजूंगा, कह रहा नहीं अपने को नहीं जमता, पहले तू देख सही से कमा रहा है नहीं कमा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट की बात। ठीक है, इंटरेस्ट लेना भी तभी चाहिए। दूसरा कह रहा है मेरे पास हिस्से हैं, मैं हिस्से बेच दूंगा, मैं हिस्से बेच दूंगा और बोलूंगा आ जाओ, मैं जो बिजनेस में कमाऊंगा उसमें तुमको कुछ हिस्सा दे दूंगा। कह रहा है सर आज 10 रुपए कमा रहा हूं, 2 रुपए तुम्हारा है ना, तुम 20% के पार्टनर, कल मैं 1000 कमाऊंगा तो तुम्हारा 200, फिर मैं लाख कमाऊंगा तुम्हारा 20,000, मैं 1 करोड़ कमाऊंगा तुम्हारा 20 लाख, मैं 100 करोड़ कमाऊंगा तो तुम्हारा 20 करोड़। तो वो ऐसे ड्रीम बेचते हैं, ऐसा रास्ता दिखाते हैं और वो इक्विटी अपना हिस्से के बदले में पैसा लेकर आ जाते हैं। ठीक है, एक और इनका बीच का रास्ता होता है ना, थोड़ा थोड़ा ये मिलता है उसमें, थोड़ा थोड़ा ये मिलता है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। ये सब पढ़ के आया तुम, है ना, ओ भाई पढ़ा है ना, तो यहां से पैसा उठाते हैं। अब यहां पे कौन से, अब ये तुमने पढ़ा कि इस तरीके से पैसा उठाया जाता है, बट कौन से क्या फर्क पड़ेगा, किसमें किसका दिल ज्यादा दुखेगा, किसमें किसको ज्यादा नुकसान है, किसमें किसका ज्यादा फायदा है। हाँ, इसका नुकसान भी है, इसका कुछ फायदा भी है, इसका कुछ नुकसान भी है, इसका कुछ फायदा भी है, ये बीच का है ना। यस, ठीक है, ओके। अब तो आगे पैसे को लाना पड़ेगा भाई, ऑब्वियसली भाई, अगर मुझे यहां से यहां करना है खुद के पैसे से नहीं हो सकता, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए बड़ा बिजनेस करने के लिए, है ना, मेरे को एकदम मचाने के लिए, बट वो 100 करोड़ रुपए कहां से मिलेगा, किसी और से लाना पड़ेगा। तो वो कैसे लाओगे, या तो उधारी भी लाओगे, उनको इंटरेस्ट दोगे, या धंधे का हिस्सा बेच के लेकर आओगे, या प्रेफरेंस शेयर में जो कि इनका बीच का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है ना, इस पर बात करेंगे बाद में। ओके, अब यूटिलाइज कैसे करना है फंड। अब यूटिलाइजेशन पे तो मैंने तुमसे बात करी, प्रोक्यूर करना है, मैन्युफैक्चर करना है, शिप करना है, आपको और भी बहुत सारे काम होते हैं ना, एम्प्लॉयज की सैलरी बांटनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बेचना, ये बहुत सारे खर्चे हैं। कहाँ पे कितना बजट एलोकेशन करना है, कब मुझे मशीन खरीदनी चाहिए, कब मुझे मशीन नहीं खरीदनी चाहिए। अरे सर थोड़ा मैथमेटिक्स और फाइनेंस में भी पढ़ा था हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक, हाँ वापस आएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहां पे हमने एनपीवी पे बात करी थी, यहाँ पूरा दबा के बात करेंगे उस पर, है ना, पूरा एक मस्त चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से, यस, उस पर बात करी जाएगी। यहाँ पे इसके आधार पर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल और हमारा क्या नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है, इस पर बात करने के लिए। ओके, अच्छा सर धंधे में आखिरी मतलब क्या होता है, धंधे में आखिरी मतलब होता है जो हिस्सेदार है ना उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो वेल्थ ऑफ पूरा का पूरा एफएम एक ही बात बोलता है कि हमारा एक ही मकसद है, कह रहा है वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, उसको मैक्सिमाइज करना। किसको मैक्सिमाइज करना, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर को मैक्सिमाइज करना। मतलब जो धंधे में मैं बोल रहा ना कि हमारा धंधा है, हमारा धंधा है, हमने पैसा लगा रखा है, हम काम किए थे भाई, अब हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, है ना भाई। आज के टाइम में कौन सा बिल गेट्स जाके कोडिंग कर रहा है वहां पर नहीं कर रहा भाई, बट धंधा किसने चालू किया था, बिल गेट्स। तो कह रहा है बिल गेट्स को पैसा कमा कर देना की जिम्मेवारी किसकी है, किसकी है। कह रहा है भाई साहब वहां पर पैसा कमाने की उसके सीईओ की तो है, बट जो वहां फाइनेंस का हेड बना हुआ है, सीएफओ बना हुआ है, उसका एकदम क्लियर मकसद वही है ना भाई। एक कंपनी को, एक जब शॉप होती है ना तो एक ही मेन मुखिया होता है जो इस पूरे धंधे को ऑपरेट कर रहा होता है। जब बिजनेस बिग बनता है ना तो उसके अंदर ना कुछ मुखिया होते हैं। तुम लोगों ने अगर थोड़ा बहुत देखा होगा कंपनी का स्ट्रक्चर, जैसे जनरली क्या होता है, एक सीईओ होता है, इसके नीचे इसके कुछ स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं जिनमें हर एक का एक एक मकसद होता है ना। इसका काम क्या होता है, ऊपर से देखना सब कुछ सही चल रहा है, सही डिसीजन लेने नहीं लेने। फिर उनके कुछ मकसद होते हैं उसके नीचे। एक होता है जैसे सीटीओ, टेक्निकल एंड पे सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है सही कुछ। एक होता है मार्केटिंग का हेड, सीएमओ, जिसका काम क्या होता है, मार्केटिंग में फोड़ना, कह रहा है मार्केटिंग एकदम जबरदस्त तरीके से चलनी चाहिए। एक होता है जैसे सीजीओ, सीएसओ, अलग अलग नाम आते हैं, बट एक सीएफओ जरूर होगा कंपनी में, ठीक है। और एक मान लेते हैं यहाँ पर सीजीओ भी हो जाता है आज के टाइम में, सीजीओ वर्ड यूज करते हैं ये लोग आजकल, है ना, या सीएसओ वर्ड यूज करते हैं। इनका क्या काम होता है मैं तुमको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। हमारा एज ए एफएम में कहाँ यूज है और एसएम में कहाँ यूज है उस पर बात करेंगे, ठीक है, अलग से। सीटीओ कौन होता है, एकदम मलिक,
वही आईटी इंजीनियर, टेक्निकल लोग है ना, डेटा एनालिस्ट, ये सब लोग घुसे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लोग बनते हैं धंधे को कैसे टेक्निकली ग्रो करना है, एकदम मस्त से सॉफ्टवेयर बिल्ड करने हैं, वो इनका काम है, उसको बेस्ट बनाने का इनका काम है, ठीक है। सीएमओ का काम क्या है, कह रहा है एकदम बढ़िया से बढ़िया ब्रांडिंग करनी है, बढ़िया से बढ़िया मार्केटिंग करनी है, एकदम अपने बिजनेस को चार चांद लगा के दिखाना है कि भाई सबसे अच्छा धंधा इस फील्ड में अपोनिच कर रहा है, वो ये दिखाता है ऐसा, ठीक है। सभी सेम कर रहे हैं बट दिखाने वाला काम इसका, ठीक है। सीएफओ बिजनेस में कहां से पैसा कितना लाना है। अच्छा मजे की बात पता क्या है, फंड्स लाना सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना लाना है, कहां पे रुकना है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते, अंडर कैपिटलाइजेशन भी नहीं कर सकते, है ना। इसको, इस वर्ड को हम समझेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्या मतलब इस वर्ड का वहां पे समझेंगे। वो कौन देख रहा है, सीएफओ देख रहा है। फिर उसके बाद में कौन से डिपार्टमेंट को कितना फंड्स एलोकेट करना है, वो मार्केटिंग वाले को कितना करना है, टेक्निकल वाले को कितना करना है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, उनको किसको कितना फंड एलोकेट करना है, और फिर क्या फंड सही से यूटिलाइज करे जा रहे हैं उसको स्क्रूटनाइज करना, उसको बार बार क्रॉस चेक करना, वो सीएफओ का काम है। फिर जो पैसा कमाई करके आया है वो कितना अपने पास रखना है कंपनी को वापस रीग्रो करने में, और कितना जो है ओनर्स को दे देना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कितना हिस्से में बांट देना है। तो तीसरी चीज यहां पर हमारी क्या आ गई है भाई, क्या किया हमने, प्रोक्योर कर दिया, यूटिलाइज कर दिया, और फिर हमारी तीसरी चीज क्या आ गई है जी, हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन या रिजर्व्स में कितना रखना है। तो हमारा अगला क्या आ गया है, हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं इस पार्ट को हम, ठीक है। फिर हम इस पे बात करेंगे। ये पूरा एफएम है, ये पूरा का पूरा एफएम है, ठीक है। मैंने एक और डिपार्टमेंट छोड़ा यहाँ पे, ये भी हम यहाँ सीखते हैं। मतलब ये दो मेरे स्कोप है, सीएफओ और सीएसओ। सीएसओ का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजाइज बनाना, स्ट्रैटेजी क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी आगे ग्रोथ की। मतलब मेरा अगले साल मेरे को मार्केटिंग में ज़्यादा फोकस करके चलना है, मेरे को अपने फंड्स को सही से मैनेज करके चलना है, या मेरे को टेक्निकल एंड पे कितना ध्यान देना है, मेरी स्ट्रैटेजीज क्या राइट होनी चाहिए, ये एक पॉइंट हो गया। मेरे को अभी डाइवर्सिफाई करना है, बिजनेस नहीं करना है, या मुझे न्यू मार्केट्स को ओपन करके काम करना है, या मुझे अभी मेट्रो सिटीज में ओपन करना है नया बिजनेस, या मेरे को छोटी सिटी से एंटर करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके कुछ एथिक्स क्या होते हैं बिजनेस के, क्या क्या चीजों पे आपको एकदम कड़ा स्ट्रिक्ट रहना है, वो सब चीजें यहां पर बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा एसएम है, ये एसएम की पढ़ाई है, ये एफएम की पढ़ाई है, ओके। यही है, बस यही हमारा सब्जेक्ट है। अब मुद्दा आता है सर वाई यू। बच्चों को पता है कि मैं सीए नहीं हूं, बट तुमको सीए से क्यों पढ़ना था सर? सीए से इसलिए पढ़ना था, उसको पता है कि सीए को पता है कि हमारी जर्नी में आगे क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, और दूसरा सर सीए इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट प्रूव करने के लिए आई हैव ऑल्सो अ गुड डिग्री इन इक्विवेलेंट टू सीए। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा उससे बढ़िया है या उससे खराब है, मैं इक्विवेलेंट बोलूंगा। भाई अपन ने भी एक ढंग का एग्जाम क्रैक किया है और उसको ये सब दर्शाता है कि मैंने आईआईटी क्रैक कर रखा है, मैं इंटेलिजेंट तो हूं। बट सर दूसरा क्राइटेरिया, सीए को पता है कि वो हमें जो पढ़ा रहा है उसने खुद ने वो फील किया है, वो कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज गेन करके बैठा है। अच्छा, मैंने जो भी तुमको पढ़ाया दैट वाज मोर अबाउट द बिजनेस, दैट वाज नॉट रिलेटेड टू अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, जो कि एक सीए का एक कोर काम होता है। ये काम तो कोई भी बिजनेसमैन जो कर रहा है, या जिसने कभी बिजनेस ढंग से चलाया है, या कभी किसी ने बिजनेस करके पैसा कमाया है, उसको पता होगा कमियां क्या है, फायदे क्या है, अच्छा क्या है, वो है ना, सब कुछ पता होगा। भाई जो भी टीचर सीए है वो कौन सा एकदम एपिटोम ऑफ सीए बन गया, बट उसने सीए एज अ करियर देखा है। उसने या तो आर्टिकलशिप करी है, या तो उसने क्या किया जी, आपकी जॉब करी है। बट एज अ टीचर ऑफ एफएम एंड एसएम यू डोंट नीड टू बी अ सीए, you need to be a person who have gone through the different phases of business. So here I have done few businesses in different field. मुझे नहीं पता था कि ये मैं बिजनेसेस क्यों कर रहा हूं, बट मेरे को बिजनेस करने का इतना शौक और इतनी लत थी ना कि मैं बहुत बिजनेसेस ट्राई कर चुका हूं, जिसमें से 3 बिजनेसेस को मैंने सही टाइम पे सही जगह तक स्केल किया है ना। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई करे हैं, मैं लिस्ट भी काउंट कराऊंगा, मेरे नाम पर अगर कंपनीज दिखाऊंगा ना, भरी पड़ी, कम से कम 8-10 कंपनीज हैं,
ऐसी ऐसी कंपनी है जिसमें मैंने डिसाइड किया, फिर मुझे लगा यार नहीं नहीं यार ये तो मैं नहीं कर सकता, उसको मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप ही कर दिया आइडियाज़ को, 5-10 हज़ार रुपये खर्च किए, बर्बाद किया, उसमें छोड़ दिया। कुछ कुछ बिजनेसेस को मैं अच्छे लेवल तक लेकर भी गया, है ना। जैसे मैं कुछ बिजनेसेस अपना नाम लिखता हूँ, उसका नाम भी देखना तुम, प्रोग्रेसिव एलास। ये बिजनेस के अंदर में मैंने लगभग ज़्यादा नहीं, रिवेन्यू की बात करूंगा मैं, लगभग 20-25 लाख रुपए का रिवेन्यू किया था विद इन 4 मंथ्स ऑफ द बिजनेस। क्या करते थे हम यहाँ पर, हम लोग कोविड के टाइम में वर्कशॉप्स कंडक्ट करते थे ऑनलाइन, और हम लोग क्या करते थे यहाँ पर कुछ वेबिनार सेमिनार्स कंडक्ट कराते थे, और 3-3 दिन की 4-4 दिन की हम क्लासेस कंडक्ट करते थे, ठीक है। दिस वाज माय फर्स्ट एजुकेशन रिलेटेड स्टार्टअप, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन रिलेटेड स्टार्टअप। ठीक ठाक चला, ऑब्वियसली वो टीम उसके बाद एकदम नए नए बच्चे से थे बाकी मेरे साथ में, है ना, 20-21 साल के थे, उनका अलग अलग गोल था, वो अपने अपने करियर में एक्सेल करके, तो उसको मैंने आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। मेरा बहुत मन था इसको कंटिन्यू करने का, ठीक। इससे पहले मेरा एक मार्केटिंग का बिजनेस था विद मेरा एक कज़न है, ठीक है, उनके साथ में, जहां हम BTL ATL एक्टिविटीज़ करते थे। BTL ATL एक्टिविटीज़ क्या होती है, तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इन बिजनेस स्टडीज, है ना। बिलो द लाइन और अबव द लाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग एक्सप्लोर करते थे। जैसे विमल ग्रुप के लिए हमने क्या किया था भाई, हम लोगों ने कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करी थी वहाँ पर, वो बहुत अच्छे लेवल पे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं। तो हम लोग जाते थे, जैसे एक बार उनके लिए कप्स बनाने थे, ठीक है, कप्स समझते ना, उन लोगों को अपने दिवाली पे सब लोगों को कप्स और चाय बेचनी थी, बिकॉज उनका बिजनेस चाय से रिलेटेड है, समझ रहा, चाय वाली ठेली से तो रिलेटेड है, चाय से रिलेटेड नहीं है। तो उनको वो बेचना था कि भाई उस पर जाएंगे, अपना विमल का स्टिकर बनाएंगे, तो कप और सॉसर और साथ में वो चाय की इतली वाली वो देनी है। तो हम लोग गए एकदम यहाँ पे मेरठ के पास में किसी गांव के अंदर में, जहाँ पर ये सारा सामान एकदम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वहाँ पे बनता है, वहाँ पे जाते थे, क्रॉस चेक करते थे, अच्छा किस तरीके से चल रहा है, अच्छा ट्रक भर के सामान आया था वहाँ से, ठीक है। फिर ट्रक कैसे लाना है, ट्रक को कैसे वहाँ तक पहुँचाना है, सामान कैसे ना टूटे, उसकी पैकिंग कैसे करनी है, पूरा इंटेंस तरीके से काम किया। मेरे को समझ में आया पैसा कैसे लगता है, पैसे को यूज़ कैसे करना होता है, किसको कितना पहले पैसा देना है, कब कैसा किसका पैसा ब्लॉक करके रखना है, कब किसके पास में आएगा, फिर कितना पैसा अगले बिजनेस को, अगले पार्ट को यूज़ करने में लगाना, और कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ सीखा, बहुत अच्छा काम किया। बट अगेन वो भैया का मन नहीं था स्केल करने का, और अपने को बड़ा बिजनेस करना था। तो मैंने बोला भैया आप एक काम करो, आप इसको करो, मैं चलता हूँ। और सर थोड़ा सा मुझे ट्रांसपेरेंसी इश्यूज थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। थर्ड स्टार्टअप था, ठीक है, जो मैंने आपको बोला मेरे भाई के साथ, आर्मर क्रिकेट। ओके, ये बिजनेस मेरा, ये बोल सकते हो कि मैं जब चाहूँ इसके अंदर वापस री एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। आई हैव बिकॉज ऑफ विश्वास सी, आई कैन से, हाँ, बिकॉज ऑफ विश्वास सी आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दिस बिजनेस राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पूरा फोकस था अपने को ये वाला बिजनेस अब बिल्ड करना था। मेरा मेन बिजनेस क्या है, विश्वास सी है भाई, है ना। अब तो मेरा VCA ही मेन बिजनेस है। ओके, यस, आर्मर क्रिकेट, इसके अंदर मैंने तुमको पूरा एग्जांपल दे दिया। हम इसमें क्या करते थे, एक और बिजनेस भी मैंने बिल्ड किया हुआ है जिसके अंदर मेरे को पैसा नहीं है, बट मेरे को गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे काम करती हैं एज अ एक्सटर्नल पार्ट। भाई मैं कोल इंडिया लिमिटेड में जॉब करके आया हूँ, PSUs का मुझे पता है कि वो इंटरनली काम कैसे करती हैं। एक्सटर्नल वे से मैंने उसमें देखा है, दैट वाज आई वाज एसोसिएटेड विद स्किल काउंसिल ऑफ माइनिंग सेक्टर बाय द कंपनी नेम आइसोटेक इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। वो मैंने अभी किसी और को हैंड ओवर कर दी है। So I've done few startups in different fields and I have gained enough experience to tell you, guide you how FM and SM works in the business, ठीक है बेटा। So मैं इसीलिए अपनी एक्सपर्टीज का यूज करके, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज का यूज करके, और CA या कॉमर्स से रिलेटेड मैं तुमसे काफी ज्यादा सालों से जुड़ा हुआ हूं, है ना भाई। इंजीनियरिंग अपन ने छोड़ी है 2015 के अंदर में, कॉलेज खत्म किया था, ठीक है। उसके 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद मैंने जॉब छोड़ दी है, ठीक है, कोल इंडिया में। तब से मैं यहीं पे हूँ, धंधा ही कर रहा हूँ, धंधे ही बना रहा हूँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, सो यही काम कर रहा हूँ मैं तब से, पैरेलली सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है। एंड आई एम ऑल्सो इनटू द स्टॉक मार्केट, है ना, ठीक है। तो मुझे बिजनेस को फाइनेंशियली एनालाइज करना भी आता है। यस, आई एम इनटू स्टॉक मार्केट, आई एम डीलिंग इनटू स्टॉक मार्केट। मेरा दिन का काम रहता है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को एनालाइज करना, और किस में अपने फंड्स को रखना है, किस में नहीं रखना। मैं बहुत इंटेंस नहीं करता इसके अंदर में, है ना। मैं वो नहीं करता भाई, क्या होता है, स्कैल्पिंग बोलते हैं उसको, है ना, कि भाई लगे हुए हैं, है ना, फ्यूचर डेरिवेटिव नहीं। अब हम इन्वेस्ट करते हैं धंधे में, ठीक है।
और उसको लॉन्ग टर्म के लिए डालते हैं या फिर मिड टर्म के लिए डालते हैं, और उसके बाद में ऊपर नीचे 6 महीने 5 महीने में उसको चेंज करेंगे, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से करते हैं। आई डोंट नीड अ रिटर्न ऑफ ईयरली ऑफ 40-50%, मेरे को 20-22-25% तक भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, लॉन्ग टर्म में उतना ही मिल जाए बहुत है, ठीक है। तो मैं इस एंगल से स्टॉक मार्केट में करता हूं। तो पूरा सब्जेक्ट विच आई एम गोइंग टू टीच यू इन FM एंड SM, इन FM स्पेसिफिकली, विल बी रिलेटेड टू द moneycontrol.com और screener.com, विच इज है ना कि क्या बोले भाई साहब, ये हमारी बाइबल, कुरान या गीता है ऑफ द स्टॉक्स। हाँ, वहां पे इनका सब कुछ लेखा जोखा लिखा होता है बहुत डिटेल में, बहुत ढंग से। सो उसकी हेल्प से अपन समझेंगे यस हर एक चीज को। ओके, ये काम है हमारा। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर शायद आपको, जो मैं क्वेश्चंस यहां लिख कर रहा हूं, शायद आपको कुछ कुछ मिल गया होगा। और अभी हम कोर पार्ट पे बात करेंगे कि हमें ये सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, या मैं इस सब्जेक्ट में आपको अभी तक कुछ मैंने आपको नोट्स नहीं बनाए हैं, कुछ आपको समझाया नहीं कि सब्जेक्ट में चैप्टर क्या है, कुछ आपको समझाया नहीं है कि चैप्टर के अंदर में हमें पढ़ना क्या क्या है। यस, अभी मैं उन सब चीजों पे बात करूंगा। उसमें आपको प्री रिक्विजिट क्या चाहिए, मतलब आपको आज जाकर कौन सी हैंड नोटबुक खरीदनी है, यस, कौन सी बुक मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, सब कुछ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, ठीक है। यस, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू गिव यू, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चंस कह रहे हैं व्हाट वी विल लर्न इन FMSM व्हिच विल हेल्प अस इन CA और इन लाइफ। आंसर्ड, इतनी देर से मैं इसी क्वेश्चन का आपको आंसर दे रहा था। यस, इसी क्वेश्चन का मैं इतनी देर से आपको आंसर दे रहा था, जो पिछली इतनी लंबी कहानी करी विच वॉज ऑल रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, FM क्या है? कह रहे FM दो चीजों पे बात करता है, धंधे में पैसा कहां से लाएं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, और उस पैसे को सही उपयोग कैसे करें, है ना। कोई पैसे का सही उपयोग इनसे पूछे, कोई इनसे पूछे, FM बोलता है, ठीक है। तो हम यहां पर इस पे बात करेंगे। ओके, यस। अब सब्जेक्ट में चैप्टर क्या है और इन चैप्टर का अस्तित्व कहां है और हमें क्या क्या उसमें देखना है, ठीक है। देखो, पहला चैप्टर तो ये ओवरव्यू है। ओके, ये भी मैं बोलूंगा ये भी थ्योरेटिकल ओवरव्यू है, जिस पर हम बात करेंगे एंड में। भाई ये सब चीजें पता क्या है, ये ऑटोमेटिकली आगे आने वाले चैप्टर में है ना, ये थ्योरी है, इसको बाद में देखेंगे। ओवर मैं बता रहा हूं पूरा पूरा कवर हो जाएगा जब मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, रेशियोज भी, ये वाला पार्ट भी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसका भी यूज, इसका भी ना थोड़ा थोड़ा पार्ट एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बाकी सारे चैप्टर में है ना। जैसे PE रेशियो क्या होता है, ओके, अभी बहुत सारे ऐसे रेशियोज आएंगे आपके पास, है ना। वो सारे रेशियोज जो यहां बताएगा, लगभग यहां पे 25 से 30 रेशियोज बताएगा। वो रेशियोज तुम लोग पढ़ के आए होगे अकाउंट्स में, उसका यूज केस क्या है, वो कैसे है, मैं इधर से अच्छा इन चैप्टर में बताने के बाद बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं थ्योरी पे मूव करूंगा। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब ये टूल्स है, दीज आर द टूल्स फॉर द नेक्स्ट 6 चैप्टर, है ना। दीज 3 चैप्टर्स आर द टूल्स फॉर द नेक्स्ट 3 चैप्टर। हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर से। देखो, मैं शुरुआत इससे भी कर सकता हूं, बट क्या है कि इसके कुछ वर्डिंग्स या इसके अंदर में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे हैं लेवरेज के अंदर में, ठीक है, जो तुम्हारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर का बेस बनने वाले हैं। अगर वो वर्ड्स कहना क्या चाहते हैं वो तुमको समझ नहीं आएगा ना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद द लेवरेज, जो तुमको क्या सिखाएगा कि भाई देखो ये तीनों एक ही पार्ट है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, ये तुमको सिखाएगा क्या, लेवरेज सिखाएगा कि डेट लेना। देखो, सबसे पहले क्या करना है, फंड्स को प्रोक्योर करना है। तो ये समझाएगा चैप्टर के अंदर में कि जो डेट लेते हैं या इक्विटी लेते हैं, किसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हम समझेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कह रहा है ये फायदा नुकसान बताएगा, फिर ये बताएगा उसका कितनी, उसके ऊपर मुझे कितना खर्चा करना पड़ता है। जैसे डेट पे इंटरेस्ट खर्चा करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट एज अ कंपनी, इंटरेस्ट की जो खर्चा काउंट होता है ना वो कम होता है, क्योंकि उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सर इक्विटी वालों का क्या खर्चा, अबे इक्विटी वालों को जो डिविडेंड दे रहे हो या इक्विटी वालों को जो पैसा दे रहे हो, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन बन जाएगी, उनका पैसा। प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, उनका भी एक कॉस्ट मानते हैं हम बिजनेस के ऊपर में, तो उस पर बात करेंगे कि जो तुम पैसा कैपिटल लेकर आए हो, हर एक के साथ में एक कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो इस चैप्टर में बात करेंगे, फिर इस पर आएंगे, ठीक है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स मे बी इन्वेस्टमेंट डिसीजन और मे बी कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं ये भी पढ़ा सकता हूं पहले, ठीक है। सो मैं यही खत्म कर लेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या समझाता है
कि डेट और इक्विटी किसका कितना हिस्सा होना चाहिए, डेट ज्यादा होना चाहिए या इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए, इक्विटी और डेट किस रेशियो में बेस्ट होना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जिससे आपकी कंपनी की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए। ये पूरे के पूरे सिलेबस का एक ही काम है कि शेयर होल्डर मतलब बिजनेस के जो हिस्सेदार हैं उनके वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। कैसे? बाय यूटिलाइजिंग द फंड्स in the best possible manner and procuring the funds in the optimal capital structure। ठीक है, पूरा का पूरा एक ही काम है। ठीक है, ओके अच्छा, फिर हमने तो भी बात कर दी कि पैसा लाना कहां से है, किस रेशियो में लाना है और क्या बेस्ट रहेगा, उस पर बात करिए। अब यूटिलाइजेशन पे बात करेंगे, दैट विल बी मोर रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि भाई मेरे को कोई मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, खरीदने के अंदर में मेरे पास क्या क्या पैरामीटर से चेक करने के। जैसे मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी आपको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस सीए फाउंडेशन में पढ़ा है, वापस से बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आईआरआर, एमआईआरआर, ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बढ़िया तगड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पर बात करेंगे। पीआई वगैरह, ठीक है, बहुत प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इन सब चीज़ों पर बात करी जाएगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा चैप्टर है। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मतलब ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा चैप्टर है जो कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का पूरा एक्सटेंशन वर्जन है। ठीक है, अच्छा, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का जो यूज है ना, जो अपन ने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, उसका यूज सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, इन चैप्टर में भी है, बट ये चैप्टर पूरा का पूरा उसी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन, अगेन यहाँ पे कुछ हमारे बोलेंगे थ्योरीज बोल लो या फिर बोल देंगे कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्या दिए, कॉन्सेप्ट दिए हैं जिसके हिसाब से हमें डिविडेंड बांटना होता है, या फिर डिविडेंड जो नहीं बांटेंगे उसको बोलते हैं रिजर्व्स। वो रिजर्व्स में वापस कितना जाएगा वो हम यहां बात करेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आपको पता है, सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती क्या है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कैसे रिलेट करती है ना, और वर्किंग कैपिटल को कैसे चलाना है, उसके बीच का कॉन्सेप्ट कैसा है, ठीक है, ढंग से मैनेज कैसे करना है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तुमने वर्किंग कैपिटल तो पढ़ा हुआ है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती क्या है वो भी शायद पता होगा, बट मैनेज कैसे करना है, उसके क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, वो हम इस चैप्टर में बात करते हैं। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स दीज चैप्टर्स। ओके, सो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया, प्रैक्टिकली ज्ञान देने वाले हो। बट सर एग्जाम में नंबर तब आते हैं जब हम कुछ एग्जाम रिलेटेड प्रिपेयर करते हैं, उस पर बात करो। हम रियल लाइफ में यूटिलाइज तो तब करेंगे जब हाथ में सीए की डिग्री आएगी, और सीए की डिग्री के लिए हमें सीए इंटर का एग्जाम क्रैक करके सीए फाइनल में जाना है पहले। तो सीए इंटर का जो पेपर नंबर 6 है, एफएम और एसएम, जो कि आपका होता है ना, एफएम और एसएम कितने मार्क्स का है भाई तुम्हारा? एफएम और एसएम हमारा दोनों मिलाकर है 100 मार्क्स का। यस, 50 का ये, 50 का ये, ठीक है, 50-50। ओके, नो चीटिंग, है ना। 30 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, है ना, सारे पेपर यही हैं अपने, है ना, बाकी पेपर भी ऐसे हैं। और 70 नंबर का पूरा क्या बोले डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। ओके, सो सर आप हमें किसके हिसाब से पढ़ाओगे? इसके हिसाब से, इसके हिसाब से? अबे सब पढ़ाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, है ना। तुम लोग अगर मुझे से पढ़े हो सीए फाउंडेशन में, तुमको पता है मैंने आईसीआई मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन तुमको समझाया है, पढ़ाया है, पीवाईक्यूज कराए हैं, एमटीपीज दिए थे, प्रैरथन ली थी, कुछ नहीं छोड़ूंगा, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मैं इस चीज़ का वादा दे सकता हूँ तुमको, ठीक है। ओके, सो व्हाट विल बी आर बेस? देखो अभी मैं तुमको एक सच्ची बात बताऊं, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग दिस चैप्टर, है ना, मैंने एनालाइज करना शुरू किया हाउ टीचर्स आर टीचिंग दिस चैप्टर, ठीक है। मे बी दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड और मे बी वट एवर द रीजन इज दिस, है ना। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, सब टीचर्स ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आकर वो इससे डाइवर्ट कर जाते हैं। मैं इसको ग्रंथ बना के काम करूंगा, मतलब जी आईसीए स्टडी मटेरियल में जो तुमको दिया है, मैं हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, बट इन लेमन लैंग्वेज, है ना, एकदम लेमन लैंग्वेज में। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उसको समझाऊंगा। जैसे अभी मैंने तुमको एफएमएसएम में समझाया, अगर तुम पहला चैप्टर स्कोप और ऑब्जेक्टिव उठा के देखोगे ना, उसके स्टार्टिंग के 2-3 पन्ने यही बोल रहे हैं जो मैं तुमको अभी तक पढ़ा चुका हूं, तुम खोल के देखना,
वो यही सब बातें बोल रहे हैं। मैं कुछ भी ऐसा सिलेबस में तुमको नहीं पढ़ा रहा जहां तुमको लगेगा ये टाइम वेस्ट कर गया मास्टर हमारा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं इतना आपको पढ़ाऊं, है ना। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यस कि मेरे को अपने आप में बहुत वो है, क्या बोलते कुछ समझ लो ना, रॉन्ग वर्ड, हाँ नहीं, मेरे को अपने बारे में इसलिए बताना पड़ रहा है बिकॉज यू नीड टू बिलीव इन मी कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं और तुम्हारे भले के लिए काम करूंगा और उसके लिए मैं अपना 100% देने के लिए रेडी हूं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस ऑल अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। ओके, सो आईसीए स्टडी मटेरियल को ग्रंथ बनाएंगे, उसकी लेमन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, उसका ना उसको हम रूल बुक बना के फॉलो करेंगे, ठीक है। छुट्टर मुट्टर से कहीं पे अगर लगेगा कि यार यहाँ पर कुछ इन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर लिया, उसको हम करेक्ट भी करेंगे, बट ग्रंथ इसी को बनाकर चलेंगे, इसी को बेस बना के काम करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट इसके पढ़ाएंगे, समझाएंगे आपको। इवन जो बच्चा मुझसे वन शॉट में पढ़ा है वहां पे भी मैंने 60-70% चीजें सही से कवर कर दी हैं आईसीए मटेरियल की। अब डिटेल के अंदर, और वो तो बहुत क्रिस्प वे में पढ़ा है ना, और वो क्रिस्प वे में भी बहुत डिटेल में पढ़ा है। यहाँ तुम सोचो मेरे पास में कितना टाइम है इस सिलेबस को कवर करने के लिए। आई विल टेक अराउंड 70 क्लासेस फॉर FM and SM, 3 आवर क्लास ईच डे, 3 घंटे की क्लास हर दिन। और आपका कितने दिन लेंगे भाई, संडे को छुट्टी बस, है ना। और आपका हम लेंगे लगभग 65-70 क्लासेस, मतलब 200 घंटे का हमारा पढ़ाई होने वाला है। 200 घंटे तो सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको क्या दूंगा मैं, ज़्यादा का होमवर्क नहीं, सिर्फ आपको 1 घंटे का होमवर्क दूंगा डेली, है 1 घंटे का, 3 घंटा मैं 1 घंटा वो। अगर तुम 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैं मान के चलता हूँ तुम अगर 12-13 घंटे भी पढ़ाई करोगे, मतलब 8-9 घंटे की क्लासेस देख ली, अगर तुम उसको स्पीड अप करके देख सकते हो, तुम्हारी कॉल है वो, या तुमको लाइव पढ़ने का फील अलग होता है, बट तुम्हारी कॉल है वो, है ना। जैसे भी तुम पढ़ना चाहोगे वो पढ़ो, बट डेली पढ़ाई करना, ठीक है। ओके, अच्छा अभी मैं अपने पर बात करता हूँ। यस, सो आईसीए स्टडी मटेरियल को ग्रंथ बना के दूंगा, फिर तुमको एक मैं मास्टर क्वेश्चन बैंक दूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शो यू द मास्टर क्वेश्चन बैंक कि कैसा दिखता है, उसमें कैसे क्वेश्चंस हैं और किस फॉर्मेटिंग में मैंने दे रखे हैं। यस, ये देखो बेटा, ये मैंने इस तरीके से आपके लिए पूरा स्टार्टिंग में देख रहे हो एमसीक्यू क्वेश्चंस है। ओके, तो आपके लिए मैंने अलग से एमसीक्यू चार्ट के क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं, मैं तुमको दिखाता हूँ एक बार को, मैं इसको पेज बाय पेज दिखाना चाहता हूँ। जस्ट सेकेंड, हाँ कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखो उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हारे एमटीपी से डाले, दिख रहे तुमको, ये पूरा का पूरा रेडी है, इसके अंदर में तुम्हारे लिए पूरा क्वेश्चन रेडी है, ठीक है। अब इसमें स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चन हैं बीच में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे कहाँ से हैं, हमारे PYQs भी हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन हैं भाई, ये PYQs, MTPs, आपके ICI मॉड्यूल के स्टडी क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं तुमको पता है, 32 क्वेश्चंस हैं। ओके सर, ये तो कोई बात नहीं, अगर मान लो सारे क्वेश्चन तो आप क्लास में नहीं कराओगे तो इनका कोई सोल्यूशन वगैरह मिलेगा। हाँ, ये तुम्हारे MCQ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में सारे के सारे दिख रहे हो, ये सोल्यूशन दे रखा है 27वें क्वेश्चन का, ठीक है। आगे सारा पूरा ढंग से एक्सप्लेन करके दे रखा है। सर आप ये सोल्यूशन दे दोगे फिर आप पढ़ाओगे भी सही क्या, हाँ तुम्हारे डाउट्स भी लूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा भी। देखो एक ही चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, इनफ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिले हुए हैं। 72 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, इसमें समय लगता है, ठीक है। तो पूरा अच्छे से क्यूरेट किया है आपके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक को, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फॉर योर स्टडीज। समझ में आया। तो अपन क्या करेंगे, MCQs, PYQs, MTPs, RTPs इसका यूज करके, और ICI मॉड्यूल के भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए अलग से डाले हैं, जिसको आप अपना प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, हम क्लास में भी यूज़ करेंगे और पढ़ाने के टाइम पे भी यूज़ करेंगे। और मैं कोशिश करके इस तरीके से स्टडी मटेरियल को बनाया कि मैं टॉपिक वाइज, है ना, जैसे एक चैप्टर में अगर 4 या 5 टॉपिक है तो टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन को सेग्रीगेट कर दूँ स्टार्टिंग में, जो आपके इंडिविजुअल टॉपिक वाइज है, फिर उसको हमने मर्ज कर दिया है विद द ऑल क्वेश्चंस। अच्छा, अभी कुछ इसमें ना डू एंड डोंट्स है, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। आपको अपने क्लास के अंदर में मैं सारे आपको ये जो पीपीटीज दूंगा, ऐसे एकदम बढ़िया बढ़िया पीपीटीज बनाएंगे, वो पीपीटीज मैं प्रोवाइड कराऊंगा, दैट विल बी आवर क्लास नोट्स। ओके, आई विल ट्राई टू मेक इट इन अ सिंपलर एंड इन अ सोफिस्टिकेटेड वे, ठीक है। वो मेरी खासियत नहीं है, बट मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से अब काम कर रहा हूँ और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे से आपके लिए बनाऊंगा। क्वेश्चन कैसे लिखना है, कहाँ वर्किंग नोट डालने हैं, कहाँ टेबल बनानी है, सब कुछ स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर उसमें अपन बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे हैंड रिटन नोट्स, है ना। अब ये नोट्स आपको बनाने हैं। यस,
जो मुझसे बच्चा पढ़ के आया फाउंडेशन में उसको पता है मैं सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनवाता हूं बच्चों से। यहां वैसे ही नोट्स बनेंगे जहां पे आप कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करेंगे विद सम नोट, है ना। ओके, वो आप अपना लिखेंगे, समझो मेरे नोट्स में डिटेल सब कुछ है, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम से पहले। इसका एक डिफरेंट नोटबुक बनाना है ना, इसकी एक डिफरेंट नोटबुक बनाना है ना, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की बनाना, क्योंकि इसको यूटिलाइज करना है बार बार। एक आएगा नोटबुक जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, है ना, प्रैक्टिस नोटबुक बोलेंगे, है ना। इसमें क्या होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, काटापिटी करी, गलत हो गया, दोबारा सॉल्व किया, फिर काटापिटी करी, फिर तीसरी बार सॉल्व किया। दिस इज योर रफ नोटबुक, बट यूज इट विद अ गुड पेजेस, क्योंकि गलतियां क्या कर रहे हो वो यही समझ में आएगा। और यहां पे आप याद रखना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे एक लाइन अगर गलत पड़ी, पूरा का पूरा मतलब चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का और आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल। सर आप डरा रहे हो, बहुत ऐसे बहुत सब्जेक्ट ने डरा रहा है, नहीं, ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत फन आएगा, बहुत पढ़ने में मजा आएगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो ना, आप इस सब्जेक्ट में 90s में स्कोर आराम से कर सकते हो, आप 80s में स्कोर आराम से कर सकते हो। ये वो सब्जेक्ट है जो आपकी क्या बनाएगा, एग्रीगेट बनाएगा। बस फॉलो द थिंग्स प्रॉपरली, गो एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यहाँ पर मैथ्स की तरह नहीं है कि अपने को 20-25 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने, नो, 1 or 2 क्वेश्चंस, बट दैट 1 or 2 क्वेश्चन विल टेक 15-20 मिनट्स एटलीस्ट टू सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चंस, ठीक है। पहली बार स्टार्टिंग में तो आधा घंटा लगेगा, फिर धीरे धीरे स्पीड अप करेंगे, ठीक है। ओके, मे बी 2 or 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बट दूंगा, ठीक है। उसको हो सकता है अगली क्लास में मैं खुद से क्लास में सॉल्व कर रहा हूँ, बट आपको प्रैक्टिस जरूर करके आना है। मेक श्योर यू प्रैक्टिस डेली एटलीस्ट 2 or 3 क्वेश्चंस, और उसकी सेपरेट नोटबुक बनाएंगे। ओके, अगर आप चाहो, ठीक है, अगर आप चाहो होमवर्क की सेपरेट प्रैक्टिस नोटबुक अलग बनाओ और क्लास की अलग बनाओ, एक क्लास की नोटबुक बनाओ और एक होमवर्क की बनाओ, ठीक है। दोनों अलग अलग बनाओगे और मजा आएगा, क्योंकि यहां पे कटिंग पिटिंग बहुत कम होगी, यहां पे कटिंग पिटिंग थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये चीज, ठीक है। नाउ हाउ आई विल टीच दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू यू, एक बार मैं उसको क्रिस्प आउट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज हर एक टॉपिक के दूंगा, उसको रियल लाइफ वर्ल्ड से रिलेट कराऊंगा, screener.com से बड़ी बड़ी कंपनीज का एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, उनकी बैलेंस शीट्स दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाते हुए आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। फिर मैं आपको आईसीआई मटेरियल में जो लिखा है उसको एकदम लेमन टर्म से पढ़ाने के बाद आईसीआई मटेरियल क्या बोल रहा है उस बात को समझाऊंगा, ठीक है। फिर हर एक फॉर्मूलाज को हम टाइम टू टाइम रिकॉल कराएंगे डिफरेंट क्वेश्चन से। देयर आर पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे अकाउंट्स में होता है ना कि एकदम पूरा समराइज करके एक बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है जो सारे कॉन्सेप्ट को मिला जुला के यूज कर लेता है। तो ऐसे क्वेश्चंस ला के बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज आपके बार बार रिवाइज कराएंगे। स्टार्टिंग में तो लगेगा अरे यार ये तो याद नहीं हो रहा है, बट आपको चैप्टर एंड करते करते तक लगेगा भाई तो बहुत आसान था। इस तरीके की फील दिला देंगे, इस तरीके से आपको सब कुछ याद करा देंगे, ठीक है। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए दी मस्ट है। डेली होमवर्क मिलेगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन करके आना है। हो सकता है वो क्वेश्चन मैं अगले दिन क्लास में भी कराऊं, हो सकता है 70-80% टाइम ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। एंड देन रिविजन्स एंड टेस्ट। रिवीजन एग्जाम से पहले भी आपकी रिवीजन चलेगी 1 या 2 बार, और मैराथन्स भी चलेगी, एंड एज वेल एज टेस्ट भी चलेगा। यस गाइस, ठीक है, बात समझ में आई आपको? ओके, ठीक है ना जी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ डूज एंड डोंट्स, ठीक है। देखो सीए इंटर की जर्नी में आपने सुना होगा टीचर्स लोग बोलते हैं सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वास्ट सिलेबस है, फाउंडेशन जैसा कुछ नहीं है। बेटा मैं पूरा एग्री भी करता हूँ और नहीं भी करता हूँ। हर उस बच्चे के लिए मुश्किल है जिसने पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया है, और हर एक बच्चे के लिए आसान है जो कंसिस्टेंसी क्लास में रखेगा और अपनी लाइफ की प्रायोरिटी नंबर 1 रखेगा। व्हाट इज प्रायोरिटी नंबर 1? आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने घर के काम मत करो, मम्मी पापा से डांट पड़ जाएगी और मम्मी वाले घर से निकाल देंगे कि तुम घर का हिस्सा हो, तो तुमको तुम्हारी ड्यूटीज तो करनी है, बट इन द पैरेलल पार्ट सारी ड्यूटीज मैं उस हिसाब से अरेंज करके रखूंगा कि मेरी पढ़ाई पहले चल रहा है।
अगर मेरा आज टेस्ट है और कल मेरी कज़न की शादी थी तो मैं शादी स्किप कर सकता हूँ। यस, पेपर नहीं बोल रहा मैं, टेस्ट बोल रहा हूँ। एग्ज़ाम पेपर नहीं, आईसीआई जो कंडक्ट कराएगा, जो मैं टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा। यस, यू हैव टू प्रायोरिटाइज टू दैट लेवल। मेरे लिए मेरी स्टडीज़ और मेरे टेस्ट हैं। सारे कज़न, सारे फ्रेंड्स जो मुझसे नाराज़ हैं, जब मैं सीए बन जाऊंगा सबकी नाराज़गी दूर हो जाएगी और वो मेरा ही नाम लेंगे कि देख इसने मेरे शादी अटेंड नहीं करी थी, ये मुझसे मिलने नहीं आया था, मेरे से बात नहीं करता था, ये रात को कोई नहीं बोलेगा तुमको क्योंकि तुम सीए बन जाओगे। और ये वही एग्जाम्पल देंगे, ये बोलेंगे भाई ये मेरे से बात नहीं करता था पढ़ाई के लिए, देख तभी ये सीए बना है। भाई इसने मेरी शादी तक छोड़ दी थी, देखिए तभी सीए बना है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल देंगे आपके, ठीक है। ओके, डोंट क्रिएट बैकलॉग्स। सर कॉलेज चलता है, कैसे बैकलॉग ना हो, बीच में तबीयत खराब हो जाएगी। आई डोंट नो, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपकी लाइफ में मकसद एकदम क्लियर है कि इस गरीब जिंदगी से बढ़कर आगे कुछ करना है, कुछ मुकाम तक पहुंचना है और घर की गरीबी भी मिटानी है, मम्मी पापा का नाम भी रोशन करना है, तो आपसे ये गुजारिश है बैकलॉग मत होने देना। बैकलॉग कभी भी एक्चुअल में जेन्युइन मिस्टेक्स की वजह से नहीं होता है। जिनका बैकलॉग होता है ना वो 15-20 दिन के अंदर में सॉर्ट आउट करके वापस से लाइन पे आ जाते हैं। बैकलॉग मतलब कि आज तैयारी शुरू करी थी, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना था, 50% भी नहीं हुआ, 80% तक हुआ तो कोई बात नहीं, वो बैकलॉग नहीं यार, 20% ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जाम के डेज आ गए थे या कुछ हो गया था, है ना। बट एग्जाम डेज 6-7 दिन के ही आते हैं, वो 6-7 दिन अगले जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो समझेंगे कि आगे भी वही चल रहा है। यस, आपके कॉलेज के अंदर में कोई फेस्टिवल हो रहा है तो नहीं जाने का है भाई, कॉलेज के अंदर में कोई फंक्शंस हो रहे हैं नहीं जाने का भाई, अपन नहीं बने उसके लिए, हमें नहीं करना है सब, ये सब करेंगे, है ना। जो अभी कॉलेज में करता है ये सब काम वो जिंदगी में आगे नहीं कर पाता है ना। कॉलेज का आराम जिंदगी का हराम बन जाता है। अगर अभी कॉलेज की लाइफ के टाइम पे जब आप जो पैरेलली कर रहे हैं वो जिंदगी को भूल जाओगे, तभी सीए के बाद आपकी ज़िंदगी आराम से कटेगी। वो सारा लाइफस्टाइल, वो सारी मस्ती आप ज़िंदगी भर कर पाओगे, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स यार घूमते रहते हैं, है ना, हर साल कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रिप मारता है, मैंने भी 4-5 लगा रखे हैं। बट यस, ये तभी मुमकिन है जब तुम अपनी तैयारी कंसिस्टेंसी के साथ आज करोगे और बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दोगे। 5-10 क्लासेस तक चलता है, इससे ज़्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और 5-10 क्लासेस तक तब चलता है जब तुम्हारा 50-60% सिलेबस खत्म हो जाए। स्टार्टिंग के 50% सिलेबस तक तो बैकलॉग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी अ बैकलॉग, गिव अ हाईएस्ट प्रायोरिटी टू योर क्लासेस। नेक्स्ट, आस्क क्वेश्चंस एज मेनी एज यू वांट बट रिलेवेंट टू द टॉपिक। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, उसके बीच में घुस के तुम क्वेश्चन पूछो, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा इन डेप्थ जाकर, और तुमको उसमें समझाऊंगा कि क्या कह रहा है, किस तरीके से आगे बात चल रही है। बट मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, उसके बीच में तुम आ गए और बोले सर मेरा ना पिछले चैप्टर का बैकलॉग लग गया है, मैं कैसे क्लियर करूँ। सर मेरी ना तबीयत ख़राब चल रही है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ। सर मेरी गर्लफ्रेंड बीमार है, मैं उसके घर जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, है ना। ऐसी बातें मुझसे करोगे फिर सही बात नहीं है ना। या मुझसे बोलोगे अपनी पर्सनल इश्यूज क्लास के बीच में, है ना, जो तुम बाकी बच्चों का नहीं है। मान लो तुम्हारा सर्टेन डाउट भी हुआ, वो पिछले 1 घंटे पुराना है, या तुम क्लास में लेट आए, तुम्हारा डाउट आ रहा है, तो तुम सब्र कर लो, मैं तुम्हारे पर्सनल लेवल के भी डाउट हैंडल करने के लिए रेडी हूँ। कि तुम्हारा, है ना, बेबी का कुत्ता बीमार हो गया तो क्या करना है, उसको भी सुनने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉट ड्यूरिंग द क्लास। आस्क एनी इशू, वेदर इट्स अ टेक्निकल, वेदर इट्स अ पर्सनल इशू, टू मी, मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्लास के एंड होने के बाद, या मुझे इंस्टा पे पूछ लो, मैसेज कर दो, जब मेरे को टाइम मिलता है मैं वहाँ रिप्लाई करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही बनाऊँ, कोशिश करूंगा। 99% बोलता हूँ। आई एम गेटिंग वन मोर नंबर, ठीक है। एक तो मेरा प्राइमरी नंबर रहता है, मैंने दूसरा फ़ोन लिया, ठीक है, मैंने भी नया फ़ोन खरीदा भाई अपना, यस, ठीक ठाक सा फ़ोन खरीदा है, ओके। और एक मैंने दूसरा फ़ोन रखा हुआ है जिसमें एक सेपरेट नंबर डालूंगा और तुम्हारे डाउट्स वहाँ खुद आंसर करूंगा, ठीक है। देयर विल बी डाउट्स जो कि आंसर करेंगे हमारा डाउट इंजन पे, बट 90% डाउट्स मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो आई आंसर योर डाउट्स माई सेल्फ। वहाँ पे तुम अपने कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट, मेक सेल्फ नोट्स, मेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के पहले, टेस्ट से पहले यहीं से रिवाइज करना है। फाउंडेशन में नहीं किया था, कैजुअली लिए थे, इट्स ओके, वेरी ओके। यहाँ मुझसे बार बार मत मांगना सर मैंने नोट नहीं बनाया, प्लीज़ मुझे शेयर कर दो।
आपको नोट्स बनाने हैं, ये पहला अपना गोल्डन रूल है। ये डूज आर आपको करने ही करने हैं, इसमें कोई कुताही नहीं करनी है, मतलब कुताही समझते हो, मतलब कि आपको कोई कैजुअल बिहेवियर नहीं दिखाना है यहाँ पर। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, यस डोंट मग अप, अंडरस्टैंड एंड लर्न। भाई डोंट है ना, रटना नहीं है। सर रटे बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता, जिंदगी भर रटने आए हैं, लॉ ने रटना सिखा दिया है और जिंदगी भर रटने ही रहना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, दिस सब्जेक्ट इज नॉट मेड टू मग अप। याद करो बट समझ के, है ना, अंडरस्टैंड एंड देन लर्न। लर्न करने का मतलब क्या होता है, समझ कर रटो। रटना जरूरी है, फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा ना, फॉर्मूला बनाया किस लिए है, एक स्टेटमेंट लिखी है तो रटनी पड़ेगी ना, बट समझने के बाद उसको रटना नहीं बोलते, उसको याद करना बोलते हैं। याद करने और रटने में क्या डिफरेंस है, बिना समझे अरे फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला ऐसे करना है, हो गया हो गया हो गया, नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, पूरा का पूरा तुम ऊपर से चला जाएगा। एक वर्ड है ना, जज्बात बदल देगा, जिंदगी बदल देगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने यहाँ पे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास एज वेल एज होमवर्क। जो क्लास में कराऊंगा वो भी ऐसे बैठ के नहीं देखना, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, पार्टी हो रही है ना, पार्टी हो रही है, नहीं, साथ साथ क्लास में जैसे जैसे मैं कराऊंगा क्वेश्चन को, उससे पहले तुमको टाइमर लगा के दूंगा, तुमको प्रैक्टिस करना है, फिर मैं कराऊंगा, फिर तुम प्रैक्टिस करोगे, फिर समझोगे क्या दिक्कत हुई, कहाँ तुम अटक गए, उसको सब क्लियर करेंगे। जब उसमें पीरो बन जाओगे देन होमवर्क में पीरो बनाएंगे, ठीक है। भाई साहब हाथ जोड़ के दोबारा से विनती है, दोबारा से लिख रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने डोंट्स में भी डाला है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, कैजुअल बिहेवियर नहीं चाहिए अपने को क्लास में, ठीक है। रिविजन्स एंड टेस्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज आप शपथ लो, है ना, सीधे हाथ से, ठीक है, जिस भी धर्म को फॉलो करते हो, अगर जिस भी धर्म को नहीं भी फॉलो करते हो, जिस भी चीज़ को तुम फॉलो करते हो, जिस भी चीज़ को तुम मानते हो, भगवान है या भगवान नहीं है, माँ बाप को मानते हो, भगवान को मानते हो, उनको बस नाम की लेकर शपथ लो कि मैं ड्यूरिंग माई जर्नी ऑफ CA इंटर जितने भी VCA या फिर जहाँ से भी तुम पढ़ोगे, रिवीजन कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, उसको मैं अपनी निष्ठापूर्वक डेली बैठकर पढ़ाई करूँगा, रिवाइज करूँगा, और जब भी टेस्ट कंडक्ट होगा मैं कोशिश करूँगा सेम डे ही टेस्ट दे दूँ, ताकि मेरी टाइमली रिवीजन चलती रहे, है ना। स्किपिंग रिवीजन और टेस्ट इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है, याद रखना बेटा। यस, सो ये था अबाउट आवर क्लासेस, कैसे पढ़ना है, क्या होगा। अब बात करेंगे in our first lecture of the Leverage in the next class, that will be a 3-hour class. So see you tomorrow at 8 AM. Yes. Okay. तब तक के लिए keep practicing. Take care. Bye bye. Alvida Bachapadi. Love you all. See you soon.